आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें इसका विकास और इसकी कार्य प्रणाली वो सब डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारी ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ क्लास है, राइट? ये हमारी फोर्थ क्लास है, फोर्थ। यस। तो आज आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, और फिर इंडिया में सुपर 10 कंप्यूटर कौन से हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ी इसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी आज कंप्लीट करके वो भी डिस्कस करके इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखो आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो है सीडीएस सीडीएस 6600। सीडीएस 6600 ये उसके मॉडल का नाम है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है, सीडीसी। इसीलिए इसके नाम में भी सीडीसी आया है, क्योंकि जो कंपनी है अमेरिका की वो है कंट्रोल डेटा, सी फॉर कंट्रोल, डी फॉर डेटा और सी फॉर कॉपरेशन। और ये दूसरी है सीआरसी, क्रे क्रे रिसर्च सेंटर, ठीक है। सीआरसी, सी फॉर क्रे, आर फॉर रिसर्च और सेंटर। हाँ, मीन्स दो कंपनियों ने इसको मिलके बनाया है। एक तो है हमारी सीडीएस और दूसरी है सीआरसी। सीआरसी ये दोनों ही कंपनियां कहाँ की हैं? अमेरिका की दोनों कंपनियां हैं। और 1964 में किसने बनाया था? ये किसने विकसित किया था? सेमोर क्रे के द्वारा ये विकसित किया गया। मीन्स फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि 1964 के अंदर इसको विकसित किया गया था, डेवलप किया गया। और किसने किया? सेमोर क्रे ने किया। कहाँ का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। और वहीं की कंपनी है सीडीएस और सीआरसी। सीडीएस और सीआरसी इन कंपनी ने मिलके इसको बनाया, इसको डेवलप किया। और इसका जो फर्स्ट मॉडल आया दैट इज सीडीसी 6600। ये हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात करें, और उसके बाद में सीडीसी 6600, सीडीसी 6600 के बाद में आया सीडीसी 7600। ये आया 1969 के अंदर। पहला बना था हमारा 1964 में, ये आया 1969 के अंदर। ये जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका उन्नत संस्करण है, उसका हाईएस्ट वर्जन है, इसमें और इम्प्रूव किया गया स्पीड को। उसके बाद में आता है सीडीएस 7600 के बाद में आता है क्रे वन जो कि 1976 के अंदर डेवलप किया गया। ये बहुत ज्यादा उन्नत था, बहुत ज्यादा ये था, उन्नत था सुपर कंप्यूटर, जिसे इसको भी किसने किया? सेमोर क्रे ने ही डिजाइन किया था। जो सेमोर क्रे ने जो पहला जो था ना सीडीएस 6600, उसी सेमोर क्रे ने क्रे वन 1976 में डेवलप किया। और इसीलिए इसका नाम भी उसके खुद के नाम क्रे जो डिजाइन करता था उसका नाम था सेमोर क्रे। तो उसने अपने नाम के ऊपर, अपने नाम के सरनेम के आगे वन लगाया, जो कि 1976 में डेवलप किया गया। फिर एक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको क्रम वाइज बता रही हूँ कि पहले ये डेवलप हुआ, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये नहीं। मैं यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर्स को डिस्कस करूंगी जिससे आपको पता होना चाहिए कि वो कंप्यूटर क्या है वो। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया सीडीएस 6600, सीडीएस 7700, तो 7600। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ ये एक सुपर कंप्यूटर है जो इसने विकसित किया है। मैं यहाँ पे क्रम नहीं कि इस साल में ये हुआ उसके बाद में, ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है ये। बस मैं कंप्यूटर को डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। एक आता है आईबीएम वेस्टर्न। आईबीएम वेस्टर्न है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। देखो जहां पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे इसकी एक फोटो भी दी हुई है। आईबीएम कंपनी का खुद का वाटरमार्क लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉटसन। तो ये क्या करता है? ये सबसे मेन चीज है इसकी कि ये 2011 में इसको विकसित किया गया। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को समझा जा सकता है, उसको समझने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये किसने बनाया है? ये वही हमारी कंपनी आईबीएम, जो कि कंप्यूटर के लिए हमेशा शुरू से ही इसका नाम आया है आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आईबीएम कंपनी जो है इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इसने ये विकसित किया है आईबीएम वेस्टर्न,
2011 में। और दूसरा आईबीएम वेस्टर्न जो है वो क्या करता है कि प्राकृतिक भाषा जो है उसको समझने में ये हेल्प करता है प्राकृतिक भाषा को समझने, और डेटा एनालिटिक्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब देखो, अगर हम देखें कि प्राकृतिक भाषा को समझने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम आईबीएम वेस्टर्न को देख रहे हैं तो तीन चीजें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो एआई, दूसरा आ रहा है प्राकृतिक भाषा, पहला आ रहा है एआई, ठीक है। दूसरा आ रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, मतलब प्राकृतिक भाषा समझना, मतलब एनएलपी ये हमारे काम है। तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो एआई है, जैसे अगर हम एआई का आज देखें तो एआई बहुत फेमस हो रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारे हमारे पास टूल्स आ गए हैं इसके। तो जो ये एआई है, एआई को आप क्या करते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको बोलते हो, वो सभी लैंग्वेजेस समझता है। तो वो क्या है, वो सभी लैंग्वेज क्या है, वो एक प्राकृतिक भाषा है। मीन्स प्राकृतिक भाषा समझना मतलब जो हम यूजुअली, जो नॉर्मली जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को समझना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ कुछ इसकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है सिर्फ उन्हीं को समझता है। सी लैंग्वेज है, पाइथन है, पोबोल है, जो इसकी स्पेसिफिक जो इसकी लैंग्वेज है उसी को समझता है। लेकिन नहीं, एआई जो आईबीएम वेस्टर्न है इसने ये ट्राई किया कि नहीं, ये सभी जो भी डेली यूज के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को समझा जाए, तभी तो एआई हमारा इतना प्रोग्रेस करेगा। तो ये जो प्राकृतिक भाषाओं का जो समझने का जो प्लेटफॉर्म दिया, एआई एआई को और अच्छे से डेवलप करने का जो प्लेटफॉर्म दिया वो है आईबीएम वेस्टर्न ने। आईबीएम वेस्टर्न बन गया था, डेवलप हो गया था 2011 के अंदर। इसी की वजह से आप देखते हो, इसी आईबीएम वेस्टर्न या फिर आप बोल सकते हो एनएलपी की वजह से, जब आप देखते हो गूगल असिस्ट होता है ना, कि जब हम भी गूगल पे कुछ टाइप, पहले हमें क्या करना था, गूगल पे सिर्फ टाइप करना होता था। लेकिन अभी क्या आ गया है, गूगल के पास में एक माइक का साइन भी आता है। तो उसमें क्या, उसमें आप बोल के बता सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को टाइप करना तो नहीं आता है, लेकिन वो बोल तो पाएंगे। तो वो क्या है, वो गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्ट है वो, गूगल असिस्टेंट है। तो उसमें क्या है, वो क्या कर रहा है कि हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी प्राकृतिक भाषा हम बोल रहे हैं, वो प्राकृतिक भाषा को समझता है उसको, और समझ के फिर वो हमें जो भी आउटपुट देना होता है वो आउटपुट देता है। तो ये था, इसीलिए हमारा आईबीएम वेस्टर्न आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एआई का जमाना है अभी। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और इसको हाईलाइट किया है कि आईबीएम ने वेस्टर्न को प्राकृतिक भाषा समझने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राकृतिक भाषा को समझने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बनाया, और सही में इसने क्रांति ला दी है। सही में इसने क्रांति ला दी है कि एआई को हर कोई यूज कर सकता है, जिसको जो भाषा आती है वो उसी भाषा को यूज करके एआई को काम में ले सकता है। अब आती है फुगाकू। फुगाकू ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये एक, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक जापान का सुपर कंप्यूटर है। जापान में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है, जो कि 1920 के अंदर, नहीं सॉरी 2020 में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया था इसको। और इसका नाम जो है, इसका नाम जापान का एक प्रसिद्ध फेमस माउंटेन है, पर्वत है, जिसका नाम है फूजी। आप सभी लोग जानते होंगे इसको, कि जापान का जो फेमस एक माउंटेन है जो है फूजी, तो उसी फूजी के ऊपर इसका नाम रखा गया है फुगाकू। इसके विकासकर्ता जो हैं वो है रिकेन और फुजित्सु, फुजित्सु, ठीक है। और ये कहाँ पे है, जापान में है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे जाता है, प्रयोग तो इसका काफी है, मेडिकल में है, और जो भी हमारे वेदर का हमें अनुमान लगाना होता है उसमें है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और साइंटिफिक जो सिमुलेशन वगैरह करते हैं उसमें भी इसका काम लिया। सुपर कंप्यूटर है तो इसके यूजेस तो बहुत सारे होंगे। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर जो काम में लिया जाता है, हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किए थे, बहुत सारे प्रोसेसर हमने डिस्कस किए थे। जो लेटेस्ट था वो हमारा i9 भी हमने डिस्कस किया था, एआरएम की भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर हैं उनमें जो प्रोसेसर यूज में लिए जाते हैं वो हैं एआरएम आधारित सुपर कंप्यूटर हैं हमारे, ठीक है। सुपर एआरएम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि
जो ARM है इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस राइसेस मशीन। ये एक प्रकार का प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो कम पावर से उच्च प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको पावर तो कम चाहिए, लेकिन ये जो आउटपुट देता है, जो यील्ड देता है, वो बहुत अच्छी देता है। ठीक है। इसका जो यूज है वो बहुत सारी चीजों में किया जाता है, मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, वॉच। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम में भी इसको काम में लिया जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जो उनका जो प्रोसेसर होता है वो ARM आधारित प्रोसेसर होता है। ठीक है। अब एक आता है विश्व, हम क्या कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वहीं पे एक नाम आता है लूमी। लूमी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लूमी की देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी दी हुई है, इस टाइप का होता है लूमी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। लूमी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यह यूरोप का, यह वर्ल्ड का नहीं, यह यूरोप का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है लूमी। ओके। और ये क्या करता है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है। मींस आज आप देखोगे कि हर कहीं पे एआई, हर कहीं पे एआई, जो भी सुपर कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे किस में लगे हुए हैं, एआई के लिए लगे हुए हैं, एआई को डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। राइट। तो लूमी आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और ये फिनलैंड में, इसको जो विकसित किया गया वो फिनलैंड में विकसित किया गया। और यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बनाई है, इस टेबल में मैंने विश्व के सुपर कंप्यूटर जो हैं उनकी लिस्ट बनाई है। ठीक है। तो आपको जो सब सुपर कंप्यूटर हैं उनके नाम पता होना चाहिए, उनके आपको नाम पता होना चाहिए, कौन से देश में विकसित हुए हैं वो पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर जान सकते हो, याद रख सकते हो, तो उनकी विशेषता जो है ना, की फीचर्स जो हैं वो भी उनके याद रख लेना। यहाँ पे साइड में मैंने फोटो दी है सुमित की। सुमित भी एक सुपर कंप्यूटर है। देखो जैसे ये है फुगुकू, फुगुकू, लूमी, सुमित, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो वैसे ही मैंने सुमित है, सुमित की भी यहाँ पे एक फोटो दे दी है। सुमित ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, जो इसकी पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके। अब देखते हैं एक बार ये जो टेबल है वो देख लेते हैं हम। देखो फ्रंटियर, ये हमारा अभी तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, फ्रंटियर। फ्रंटियर ये किसने, कौन से देश ने बनाया है, यूएसए ने बनाया है। हाँ, ओएक रिड्ज के अंदर बनाया है। ठीक है। ओएक रिड्ज के अंदर यूएसए ने बनाया है। यूएसए ने बनाया है, नाम है सुपर कंप्यूटर का फ्रंटियर। अभी तक का सबसे सबसे सुपर फास्ट, वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। उसके बाद में आता है फुगाकू। फुगाकू ये हमने अभी पढ़ा था कि ये जापान का है, जापान ने बनाया था। ये किसके लिए, एआई के लिए, और मेडिकल रिसर्च में अग्रणी है। एआई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेडिकल रिसर्च में भी बहुत काम में, बहुत इसकी रिसर्च करने में भी बहुत काम आ रहा है। फिर आता है लूमी। लूमी भी हमने अभी देखा, लूमी किसने बनाया, फिनलैंड ने बनाया। लूमी बनाया फिनलैंड ने। यह यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जो फ्रंटियर है ये तो पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और जो लूमी जो है वो यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब आता है लियोनार्डो। लियोनार्डो ये इटली का है। ये किसका है, इटली का है। और ये भी क्या, एआई व साइंटिफिक मॉडलिंग के लिए काम में लिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। सुमित आता है, सुमित, सुमित किसका है, ये भी यूएसए का है। सीरा जो है ये भी यूएसए का है। मीन्स यूएसए के हमारे पास 3 नहीं 4 आ गए हैं। पर्ल्यूमटर, पर्ल्यूमटर है ये यूएसए का है। सीरा है ये यूएसए का है। सुमित जो है वो यूएसए का है, और फ्रंटियर जो है वो यूएसए का है। लेकिन यहाँ पे इंडिया की किसी सुपर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स हैं, और वर्ल्ड के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स हैं, और इंडिया का उसमें नहीं आता है। तो हम इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले वर्ल्ड वाले देख लेते हैं। तो यस, तो आपको कौन कौन से याद रखना है, फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी, लियोनार्डो, सुमित, सीरा, सनवे और पर्ल्यूमटर। अब देखो चाइना का भी सिर्फ एक है, चाइना का भी सिर्फ एक है, सनवे। ठीक है, सनवे। तो ये चीन का सुपर कंप्यूटर है जो कई वैज्ञानिक कार्य करता है। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि काफी साइंटिफिक कामों में काम में लिया जाता है। और जो यूएसए का है ना, सीरा,
ये तो परमाणु अनुसंधान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और जो सुमित है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, गणनाओं के लिए, अगर कोई हाई स्पीड की गणना हमें करनी है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, उनके लिए सुमित का काम किया जाता है। सीरा परमाणु अनुसंधान के लिए, और पल्यूमीटर जो होता है वो जलवायु और ब्रह्मांडीय अनुसंधान के लिए, वो जलवायु और ब्रह्मांडीय अनुसंधान के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ, और बाकी हमने सब देख लिया है। तो ये सभी एक बार आप लोग देख लेना। सुपर कंप्यूटर के नाम पता होना चाहिए और इनकी कंट्री भी पता होना चाहिए। अगर याद कर सकते हो तो इनकी विशेषता भी याद कर लेना। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर की ऐसे मतलब सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट कैसे होता है, ऐसी उसकी क्या विशेषताएं? तो उसकी 3 विशेषताएं मेन होती हैं। एक होती है फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर पेटा फ्लॉप्स से लेकर एक्सा फ्लॉप्स की गति से काम करता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, इसकी जो स्पीड होती है काम करने का, जो इसकी जो स्पीड है वो सुपर होती है, इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और जो इसकी जो गति होती है वो किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में नापते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो फ्लॉप्स में नापते हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो या तो पेटा फ्लॉप्स में होगी या एक्सा फ्लॉप्स में होगी या फिर पेटा फ्लॉप्स में होगी। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि इसकी जो स्पीड है, गति है, जो काम करने की जो स्पीड है वो सुपर फास्ट होती है। और इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं, हजारों प्रोसेसर काम है। जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें एक ही तो प्रोसेसर काम में लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हजारों प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं। जैसे लिखा है एक सुपर कंप्यूटर में लाखों कोर होते हैं। ठीक है, जो कोर अगर हमने देखें, आई कोर है, वो लाखों प्रोसेसर होते हैं ऐसे वाले। और इसमें विशेष कहाँ पे काम में लिया जाता है? जैसे न्यूक्लियर रिसर्च, वहां पे इनको सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। अंतरिक्ष का अगर हमें कुछ देखना है, बायोलॉजी है, या मौसम का पूर्व अनुमान लगाना है, मीन्स जो हाई डिमांड वाले हैं या हाई अलर्ट वाली जो चीजें हैं, वहां पे इस सुपर कंप्यूटर का काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं विशेषताओं की वजह से सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर से डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे भारत के सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, भारत के सुपर कंप्यूटर आते ही सबसे पहले नाम आएगा सीडेक का। सीडेक जो है ये बहुत अच्छी कंपनी है भारत के अंदर जो कि सुपर कंप्यूटर को डिजाइन करती है। सीडेक का फुल फॉर्म है सी फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। और सीडेक के द्वारा, पहले कंपनी के बारे में बताया है क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है सीडेक, और अब तो फिर बताया कि सीडेक की जो स्थापना है वो 1988 में जाके हुई है, राइट। और अभी हम जो वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे उनकी स्थापना 1962 में हो गई थी, और यहाँ पे उस कंपनी की स्थापना 1988 में हुई है, तो इसीलिए इंडिया का नाम वहां पे नहीं है। अब क्या है, सीडेक के द्वारा 1991 में 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम था परम 8000। क्या? परम 8000। ये था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि 1991 के अंदर विकसित किया गया। उसके बाद में इसके बहुत सारे वर्जन आ गए परम के। परम 8000, परम 8600, परम 10000, अनुपम बार्क, सागा 220, परम युवा सेकंड, परम सिद्धि एआई। तो ऐसे ये सारे क्या है, मतलब जहां पे पहले परम लगा हुआ मतलब वो सुपर कंप्यूटर ही है। हो सकता है आगे सीरीज उसकी अलग अलग हो, लेकिन जो परम है, परम इज ए सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000। ठीक है, तो ये हमने उसी की ही फोटो ली है। ये परम सिद्ध जो एआई आता है, परम सिद्धि एआई जो है उसकी फोटो हमने यहाँ पे लेके लगाई है। अब देखो हम भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि कौन से, वो मैंने जो टॉप 10 है, टॉप 10 को यहाँ पे लिस्ट में लिया है। पहला आता है परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई जो सुपर कंप्यूटर है भारत का। ये ठीक है, परम जो है हमने, परम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, परम 8000। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि जो सुपर कंप्यूटर है भारत का वो कौन सा है, परम सिद्धि एआई।
ओके, परम सिद्धि एआई, जो कि सीडेक ने बनाया था, और ये कहाँ पे है, पुणे में के अंदर है ये सीडेक। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 5.26 पेटाफ्लॉप्स के अंदर इसकी स्पीड होती है, ओके। उसके बाद में आता है, उस सबसे सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई। उसके बाद में आता है प्रत्युष। क्या आता है, प्रत्युष। प्रत्युष आईआईटीएम पुणे, पुणे की जो आईआईटीएम है, जो कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था है, ठीक है, जो मौसम से रिलेटेड है। तो उसने ये सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया, विकसित किया। तो इसीलिए वो कहाँ पे काम में लिया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान में। मतलब आगे जाके कैसा मौसम रहेगा उसका पहले से हमें अगर अनुमान लगाना है तो उसमें, या फिर जलवायु अनुसंधान के अंदर प्रत्युष को काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है मिहिर। उसके बाद में आता है मिहिर। मिहिर ये नोएडा की एक कंपनी है, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा की कंपनी है। ये इसने डिजाइन किया, और जो कि मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान जो पहला था उसी की तरह इसको भी काम में लिया जाता है। फिर आता है परम युवा टू। परम युवा टू, ये तो आपको पता ही है, परम तो कौन डेवलप कर रहा है, सीडैक पुणे। तो परम युवा टू सीडैक पुणे ने डेवलप किया, और किस काम में लिया गया इनको, वैज्ञानिक अनुसंधान में और इंजीनियरिंग मॉडलिंग में, ठीक है। सीडैक ने जो पहला बना, मतलब इसका जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई, वो भी सीडैक पुणे ने बनाया। फिर सीडैक पुणे का जो सुपर कंप्यूटर आ रहा है दूसरा वाला, परम युवा टू, वो किस काम में लिया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग मॉडल्स के अंदर। फिर आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये किसने बनाया, आईआईसी बेंगलोर ने। हाँ, ये विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों के लिए, ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, एक काफी फील्ड में रिसर्च करने के लिए इसको काम में लिया जाता है अन्नपूर्णा को। फिर आता है परम शवक। परम शवक विभिन्न शैक्षणिक, अब परम है तो सीडेक तो होगा ही, उसके अलावा भी काफी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने मिलके परम शवक बनाया है, ठीक है। ये छोटे स्तर का सुपर कंप्यूटर है छात्रों के लिए। ये मतलब बहुत बड़े स्तर का, हाई लेवल का सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये छोटे स्तर का है छात्रों के लिए। इसीलिए इसके आगे लिखा गया शवक। शवक मतलब शिष्य। शवक मतलब होता है शिष्य या छात्र, इसलिए इसको परम शवक कहा गया है। तो ये छात्रों के लिए छोटे स्तर का सुपर कंप्यूटर है। फिर आता है सागा 220। सागा 220 किसने किया, इसरो ने डेवलप किया, जो कि बेंगलोर में है। इसरो ने डेवलप किया सागा 220। ये एरोस्पेस और सैटेलाइट, एरोस्पेस मींस स्पेस से रिलेटेड जो काम करने हैं इनको, वहां पे इसको काम में लिया जा रहा है, एरोस्पेस और सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। हमें पता है इसरो जो है वो किस में काम करती है, वो स्पेस से रिलेटेड चीजों में ही काम करती है, इसीलिए वो उसी से रिलेटेड बनाएगी। फिर आता है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह किसने बनाया, चक्रव्यूह बनाया डीआरडीओ ने। ये किसका, रक्षा संबंधित। अब डीआरडीओ किसके लिए है, डिफेंस के लिए है, तो ये रक्षा संबंधित जो अनुसंधान है उनमें काम में लिया जाता है चक्रव्यूह को। फिर आता है आदित्य। आदित्य बनाया आईआईटी बॉम्बे ने, जो कि डेटा साइंस और उच्च प्रदर्शन गणना, जो कि डेटा साइंस में और उच्च प्रदर्शन गणना के लिए काम में लिया जाता है आदित्य को। और फिर आता है परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा ये आईआईएससीआर पुणे ने बनाया है। ये किस में काम में लिया जाता है, बायो साइंस, फिजिक्स और एआई अनुसंधान में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखो, एक तो जो सीडेक है उसका बहुत बहुत बड़ा हाथ है इसको सुपर कंप्यूटर्स में, है ना। क्योंकि देखो सीडेक इसमें परम सिद्धि फर्स्ट वाले में भी आई, सीडेक पुणे जो है वो परम युवा 2 में भी आई, और फिर ये जो है परम शवक जो है इसमें भी सीडेक थी, और परम ब्रह्मा जो है ये भी आईआईएससीआर के साथ में इसका एमओयू था यहाँ पे, फिर इन लोगों ने मिलके बनाया। तो आप देखा कि सुपर कंप्यूटर में सीडेक का तो मेन हाथ है ही, लेकिन उसके बाद में भी जो आईआईसी बेंगलोर है उसने भी एक बनाया, पर उसने भी कौन सा बनाया, अन्नपूर्णा। आईआईएससी बेंगलोर ने बनाया अन्नपूर्णा, जो कि विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे ने भी बनाया, आईआईटी बॉम्बे ने आदित्य बनाया जो कि डेटा साइंस और इसके लिए काम में, इसरो ने बनाया वो एरोस्पेस और सैटेलाइट के लिए काम में लिया जा रहा है, सागा 220। डीआरडीओ ने जो चक्रव्यूह बनाया वो रक्षा संबंधित अनुसंधानों में काम में लिया जा रहा है। तो ये थे हमारे भारत के सुपर 10 कंप्यूटर्स।
इनके नाम पता होना चाहिए और इनके जो संस्थान हैं कि कौन सी संस्था ने इनको डेवलप किया है, ये दोनों ही चीजें, विशेषता आपको याद हो या ना हो लेकिन ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है भारत के में कंप्यूटिंग का विकास कैसे हुआ, कैसे उसकी सिर्फ एक स्लाइड है जो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो 1955 भारत का पहला कंप्यूटर, 1955 में जो भारत का पहला कंप्यूटर आया वो था HEC2M। भारत ने जो पहला कंप्यूटर अपना डिजाइन किया था वो 1955 में किया, जो जिसकी फोटो यहाँ पे दिखाई गई है, और वो था HEC2M। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में ISI कोलकाता में स्थापित हुआ। ISI कोलकाता, ISI क्या था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है, तो वहां पे इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। अब क्या है, HEC2M जो है, हाँ, HEC की फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी हुई है, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, होलेरिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M था, जिसे ब्रिटेन से आयात किया गया था, ठीक है, जिसे ब्रिटेन से आयात किया गया था। इसका उपयोग सांख्यिकी और गणितीय गणनाओं के लिए किया गया। इसका जो उपयोग है वो सांख्यिकी मींस स्टैटिस्टिकल और कैलकुलेशन के लिए किया गया। और 1960 के अंदर जो TIFRAC एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, TIFRAC, यह भारत में बना पहला स्वदेशी कंप्यूटर। अच्छा, ओके, 1960 के अंदर भारत में पहला कंप्यूटर विकसित किया गया था, ठीक है, जो कि TIFRAC ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि CDAC जो है वो तो 1988 में जाके आई थी। CDAC जो है हमारा जो सुपर कंप्यूटर बना रही है CDAC, ये तो कब आई थी, 1988 के अंदर जाके आई थी, उस 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उससे पहले 1960 के अंदर जो भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर जो बनाया गया, पूरा का पूरा मतलब सारे पार्ट्स इन्होंने खुद ने डिजाइन किए, तो भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर जो बनाया गया वो TIFR ने बनाया था, ठीक है, TIFR ने बनाया था, जो कि बेंगलुरु में है। और दूसरा ये वाला जो है HEFC है, तो जैसे इन्होंने बताया है कि HEC2M जो था उसे ब्रिटेन से आयात किया गया था। अच्छा, ब्रिटेन से लिया गया था और फिर ISI जो है, ISI कोलकाता जो है वहां पे इसको स्थापित किया गया, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था, मालपुरम, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि केरल के अंदर है, और ये कब था, 2002 में, 2002 में केरल का मालपुरम जो भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला बन गया था, ठीक है, यस। अब देखो, अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर का मूल कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया, उसके बाद में क्या आता है, एक मिनट में इसकी इंक चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट। यस, सबसे पहले जब इस कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद में सबसे पहला आगे वाला स्टेप क्या होता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस आती हैं, वो अपना काम करती हैं। इनपुट डिवाइसेस में कौन आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है। कीबोर्ड में क्या करते हैं, हम कुछ टाइप करके इनपुट देते हैं। माउस में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम कुछ इनपुट देते हैं। स्कैनर में क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और फिर उसके अंदर इनपुट देते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के बाद में काम क्या क्या होगा, प्रोसेसिंग का होगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, आपको पता है कि जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होगी, CPU के अंदर होगी। और CPU के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं, एक होती है ALU, एक होती है CU और एक होती है मेमोरी। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग, मीन्स मेनली इन CPU में हो गई। उसके बाद में आता है स्टोरेज का काम। स्टोरेज मतलब कोई भी चीज है, कोई भी डेटा है, उसको संग्रहण करके अगर हमें रखना है अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, तो वो सब स्टोरेज में ही आती है। तो वो क्या होगा, कौन कौन सी होती है, वो रैम है, हार्ड डिस्क है या SSD है, ये सभी क्या होती है, ये स्टोरेज होती है आपकी। तो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद में स्टोरेज होगा, और स्टोरेज के बाद में आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, फिर हमें आउटपुट दिखाया जाता है।
तो वो आउटपुट किसके द्वारा दिखाएंगे, या तो मॉनिटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, या स्पीकर के द्वारा। ये सभी क्या हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, उसके बाद में हमारे प्रोसेस का एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखो हम देखते हैं तो ये क्या है कि इनपुट है। जैसे इनपुट के बारे में अगर हम बात करें, इनपुट डिवाइसेस के अगर बारे में हम बात करें, तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को दर्ज करता है। इनपुट क्या करता है, इनपुट का मतलब होता है कि हम जो है वो डेटा या जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, जो भी निर्देश देने हैं, उनको दर्ज करवा दो। ये हो गया मेनली इनपुट का काम। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखो, यदि आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, अगर कुछ भी हम लिखते हैं कीबोर्ड पे, या फिर कोई इमेज को स्कैन करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा इनपुट। फिर आती है हमारी प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग जो है वो किसके थ्रू होती है, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के थ्रू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, मीन्स डेटा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब इनपुट को काम में लेके कि इनपुट क्या दिया गया है, क्या इंस्ट्रक्शन मिली है मुझे, उसके अनुसार ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग में जो तीन मेन चीजें होती हैं वो होती हैं, एक होता है एएलयू। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी गणना करनी होती है या तर्क जहां पे लगाना होता है, तर्क का संचालन अगर करना होता है, तो वो काम करता है हमारा एएलयू। मीन्स कैलकुलेशन वाला जो काम करेगा वो कौन करेगा, एएलयू करेगा। और एक होता है सीयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है। ये मतलब ये कंट्रोल का काम करता है, सबको नियंत्रित कैसे करना है, ये काम होता है सीयू के पास। और थर्ड होती है हमारी मेमोरी यूनिट। थर्ड क्या होती है, मेमोरी यूनिट। ये क्या करती है, डेटा जो होता है हमारा उसको अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से स्टोर करती हैं। ये होता है मेमोरी का काम। यदि आप कोई जोड़ने का कार्य दिया तो सीपीयू इसे प्रोसेस करेगा। बिल्कुल, जैसे इसको डेटा या जो निर्देश होते हैं अगर वो कंप्यूटर में दर्ज हो गए तो उसके बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद में आता है हमारा आउटपुट। आउटपुट या फिर पहले स्टोरेज आएगा, पहले आएगा हमारा स्टोरेज, थर्ड थर्ड होगा स्टोरेज, और फोर्थ होगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो डेटा है, अगर वो प्रोसेसिंग कर रहा है, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, उसमें भी क्या करेगा, प्रोसेसिंग के दौरान भी उसे कुछ डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि वो हो सकता है अपनी प्रोसेसिंग में बाद में काम में ले। तो ये स्टोरेज में क्या होता है कि डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। और जो हमारी मेमोरी होती है, मतलब कहाँ पे सेव होगा, मेमोरी में तो सेव होता है। हमारी भी जो याददाश्त है कहाँ पे मिलती है, हमारी मेमोरी में मिलती है। तो यहाँ पे दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी वो होती है जो अस्थायी है, और द्वितीयक मेमोरी वो होती है जो स्थायी होती है, स्थायी होती है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में जैसे आते हैं रैम, जो है वो हमारी अस्थायी मेमोरी है, वो प्राइमरी में आएगी। जैसे हार्ड डिस्क है, हम चाहें तो डेटा डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें से डिलीट कर सकते हैं। एसएसडी में भी यही है, हम चाहें वो डेटा डिलीट कर सकते हैं। पेन ड्राइव में भी जो चाहे डेटा रख सकते हैं, जो चाहे वो डिलीट कर सकते हैं। मतलब ये एक स्थायी है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे उसमें से डिलीट नहीं होगा। लेकिन जो अस्थायी मेमोरी है उनमें ऐसा नहीं है कि जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। उसमें एक टाइम के लिए इतना डेटा सेव होता है, उसके बाद में वो डेटा वहां से खत्म हो जाता है। तो यदि आप किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो यह क्या है, यह एक स्टोरेज प्रोसेस है। अगर हम फाइल को सेव भी कर रहे हैं ना, जो भी हमने फाइल बनाई है, मान लो डॉक फाइल बनाई है या पीपीटी बनाई है या पीडीएफ बना, जो भी है उसको अगर हम सेव कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक हमारी स्टोरेज प्रक्रिया है। दूसरा आता है आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें परिणाम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। यही जब प्रोसेसिंग हो गई है तो उसके बाद में जो आउटपुट देगा, जो परिणाम देगा, तो वो परिणाम कहाँ से दिखाएगा, हमें कैसे दिखाएगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाता है। आउटपुट डिवाइस, जैसे अगर हमें कोई रिजल्ट, मान लो मैंने दिया 2+3, तो जो 5 आया वो 5 कहाँ पे दिखाएगा, वो जो आउटपुट डिवाइस है उसी के थ्रू तो दिखाएगा, मॉनिटर पे दिखाएगा ना मुझे। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होगा, उसी मॉनिटर के ऊपर तो दिखाएगा रिजल्ट। तो ये आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रिंटर से जो आउटपुट हमें मिल रहा है तो वो एक क्या हो गया, रिजल्ट दिखाने का एक तरीका हो गया।
स्पीकर्स जो हैं वो भी क्या है, स्पीकर्स भी क्या है, एक आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो यही जो मेन जो होते हैं हमारे 4 प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे भी बस वही चीजें हैं जो पीछे वाला था, वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया, थोड़ा सा बड़ा करके बताया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देखो अगर हम देखें कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिजाइन होती है। इसमें हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी, दोनों चीजें होती हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिजाइन है। ठीक है, जो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाती है, उसे कार्य करने के लायक बनाती है कि वो काम कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोबारा सीपीयू को डिस्कस किया है। तो सीपीयू में तो आपको पता होना चाहिए, सीपीयू में मेन यूनिट 3 होती हैं। कौन सी? एक तो होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है मेमोरी। और मेमोरी को काफी बार हम रजिस्टर भी लिखते हैं। ठीक है, ये वाला रजिस्टर नहीं है जो आपकी नोटबुक होती है जिसमें आप रफ वर्क करते हो, ऐसा नहीं, लेकिन आप इसको ऐसा समझ सकते हो इसके नाम से। देखो रजिस्टर क्या होता है, जो हमारी नोटबुक होती है उसको काफी बार हम रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर में हम क्या करते हैं, हम कुछ भी लिख के रखते हैं, फिर जब भी चाहे वो हम उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, जो चाहे वो हम उसमें लिख सकते हैं, जो चाहे हम वो उसमें से डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है हम उसमें से पेज फाड़ लें, जो लिखा है उसका पेज फाड़ लिया तो वो अस्थायी हो गया, वो तो उसमें रहेगा नहीं। ऐसे ही जो रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो रजिस्टर होते हैं वो किस लिए काम में लिए जाते हैं? एज ए स्टोरेज, मेमोरी के लिए काम में लिए जाते हैं। और इसके अंदर अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए छोटे हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होते हैं। मीन्स रजिस्टर में हमारे दोनों टाइप के अस्थायी भी आ जाते हैं और स्थायी भी आ जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में दोनों चीजें आएंगी, अस्थायी और स्थायी। लेकिन हम सिर्फ रजिस्टर बात करें, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर भी एक यूनिट, एक डेटा संग्रहण होता है इसके अंदर। जो रजिस्टर होते हैं ना, रजिस्टर के अंदर भी ऐसा है कि आप डेटा संग्रहण कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक अस्थायी डेटा संग्रहण होता है। रजिस्टर जो होता है वो अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए काम में लिया जाता है, जो कि छोटे हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होते हैं। वो छोटे होते हैं रजिस्टर, बट हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होती है इनकी। ठीक है, तो ये आ गया। तो काफी बार आप देखोगे कि यहाँ पे सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू और रजिस्टर, यस, इसके अंदर ये 3 चीजें ही होती हैं सीपीयू के अंदर। मैंने पीछे आपको क्या बताया था? हाँ, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट जो होता है ना सीपीयू के अंदर, वो ऐसे रजिस्टर काम में लिया जाता है। फिर अलग से आती है हमारी जो मेमोरी होती है, वो अलग से आती हैं। जैसे प्राथमिक मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी होती है, वो हमारी अलग से आती हैं। प्राथमिक मेमोरी में हमने डिस्कस किया था कि ये अस्थायी होती हैं, जैसे कि रैम है, रोम है, ये सभी प्राथमिक मेमोरी हैं। द्वितीयक मेमोरी होती है, ये स्थायी होती है, ये स्थायी डेटा संग्रहण होता है इसके अंदर। और इसके लिए कौन से काम में लिए जाते हैं? हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या होती हैं? ये सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। ठीक है, फिर क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसको हम काफी बार ऐसे कंप्यूटर में ऐसे भी लिखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस कहीं पे ऐसा लिखा हो I/O, इसका मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उपयोगकर्ता और सिस्टम, उपयोगकर्ता और जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, के बीच संचार स्थापित करने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटरिंग और प्रिंटर, इन सब चीजों का काम में लिया जाता है, जोड़ा जाता है। इनको ही हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो अगर आपको कोई इसकी परिभाषा पूछे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो उपयोग करता है और जो सिस्टम है, मीन्स जो कंप्यूटर है और जो यूज करने वाला है इसके, इन दोनों के बीच में जो संचार स्थापित करने के लिए जो काम में लिया जाता है, वही डिवाइसेस हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ओके, तो ये मैंने एक मोटी मोटी कंप्यूटर का ऑर्गेनाइज किया है। कंप्यूटर में देखो, ये जो ब्लू कलर का जो इस यहाँ पे एक आयत बनाया हुआ है, इस आयत में देखोगे कि ये क्या है? ये है हमारा सीपीयू। ये क्या है? नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये है हमारा सीपीयू। इस सीपीयू को के अंदर क्या क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक है कंट्रोल यूनिट और तीसरा क्या है? रजिस्टर। तो सीपीयू के अंदर मेन 3 चीजें होती हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। उसके बाद में देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अलग होंगी, सीपीयू से अलग होंगी।
और जो मेमोरी है वो मेमोरी भी अलग होगी, मेन मेमोरी अलग होगी, सेकेंडरी मेमोरी है वो अलग होगी। तो ये होता है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होता है, क्या होता है, वो हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग जिसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना वो लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पे है इनपुट डिवाइस, ये है आउटपुट, ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये है मेन मेमोरी और ये है सीपीयू। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का जैसे लाइंस बनी हुई है ना, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, कुछ ये डॉटेड लाइंस हैं, तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी होती हैं बसेस, इनको बोलते हैं बस। ये होती है कंप्यूटर की बस, इनको बोलते हैं बस सिस्टम, ये होती है बस। तो अगर देखो अभी अगर जैसे हम मोटा मोटा देखें कि सीपीयू का संगठन में क्या होता है, सीपीयू संगठन में हमें पता है एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैंने 3-4 बार बता दिया आपको। ठीक है, मेमोरी संगठन में क्या होता है, मेमोरी संगठन में मेन मेमोरी होती है, मीन्स प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, दोनों होती हैं। ये क्या करता है, डेटा भंडारण और पुनराप्राप्ति की प्रक्रिया हो रहा है, मतलब डेटा भंडारण के लिए काम में लिया जाता है मेमोरी को। फिर आता है बस सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बस सिस्टम क्यों काम, किस चीज के लिए काम में लिया जाता है। तो ये देखो, ये है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मीन्स सीपीयू ये हो गया, ये हो गई आपकी मेमोरी, ये हो गई आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इन तीनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करता है बस सिस्टम। कहीं से डेटा लाना है, मान लो आउटपुट से सीपीयू, ये इनपुट से सीपीयू की तरफ लेके आना है या सीपीयू से आउटपुट पे लेके जाना है, तो वो डेटा ट्रांसफर का जो काम होता है वो क्या करता है, बस सिस्टम करता है। हमारी अगर डेली लाइफ में देखें तो भी यहाँ पे बसेस क्या काम करती हैं, बसेस क्या काम करती हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं, वही तो होती है बस। कि हमें क्या करती हैं, हमें ट्रेवल करवाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। वही कंप्यूटर के अंदर जो बसेस होती हैं वो किसको ट्रेवल करवाती हैं, वो डेटा को ट्रेवल करवाती हैं, डेटा को ट्रांसफर करती हैं कि किधर से किधर जाना है आपको। तो वो होता है हमारा बस सिस्टम। बसेस भी कितने टाइप की होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अब फोर्थ आता है इनपुट आउटपुट संगठन। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगी, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं, ये इनपुट आउटपुट संगठन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीपीयू का आपको सीपीयू थोड़ा डिटेल में दिखा दिया। सेंट्रल सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो होता है उसको हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर होती है। और इंसान की पूरी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, उसके दिमाग के अंदर होती है। ठीक है, तो जहां पे पूरी प्रोसेसिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन, दिमाग। तो ये जो सीपीयू है ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, यह सभी प्रकार की गणितीय, तार्किक और कंट्रोल, ये क्या करता है, गणितीय जो भी गणना करनी होती है, जो तर्क करना होता है वो सब करता है, कंट्रोल करता है और सेव भी करता है और उसे प्रोसेस करता है। तो सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं, सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी, जो कि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, गणितीय गणितीय इकाई मतलब जैसे अगर हमें जोड़ करना है, बाकी करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो वो सब किस में होगा, एएलयू के अंदर होगा। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है, जैसे आप लोगों ने पता नहीं ये गेट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जैसे एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, तो इन सब का जो कंपैरिजन है ये इनको बोलते हैं तार्किक ऑपरेशन। ठीक है, अभी हम इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम तार्किक ऑपरेशन। तो इन ये जो अगर इनका जो काम है, इनका जो टास्क है वो भी किसमें होता है, एएलयू के अंदर ही होता है। अब सीयू में क्या होता है, सीयू क्या करता है, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उनका समन्वय भी करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब समन्वय करना, आपस में थोड़ा तालमेल बिठा के रखना, कंट्रोल करना। और फिर आता है कि सीयू क्या करता है, मेमोरी, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच जो डेटा प्रवाह को जो मैनेज करना, मीन्स बसेस का जो मैनेजमेंट होता है वो भी किसके पास होता है, वो भी सीयू के होता है। जो बस का जो मैनेजमेंट होगा ना, बस को जो डेटा बस होती है, मीन्स जो इसकी जो बस होती है कंप्यूटर की, उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। फिर आती है मेमोरी यूनिट, जिसे हम रजिस्टर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सीपीयू के अंदर छोटे और तेज गति वाली मेमोरी होती है।
बहुत छोटी होती है, रजिस्टर जो होता है ना बहुत छोटा होता है, इसमें शायद एक बिट का ही डेटा आता है, आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन जो सीरियल रजिस्टर हैं, पैरेलल रजिस्टर होते हैं, उनमें काफी डेटा आ जाएगा। तो अंदर छोटे और तेज गति वाली मेमोरी होती हैं जो अस्थायी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। मीन्स ये तो कंफर्म है कि जो रजिस्टर होता है ना, ये क्या करता है, सेविंग के काम आता है, लेकिन ये कैसे सेविंग करता है, अस्थायी डेटा सेविंग करता है। ये स्थायी सेविंग नहीं होती, अस्थायी डेटा सेविंग होती है इसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये था सीपीयू के बारे में। हमने क्या देखा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखा, डिटेल में देखा, अच्छे से डिस्कस किया। अब आता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जो आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, और मदरबोर्ड जो होता है ये सीपीयू का एक बहुत बड़ा सर्किट होता है, बहुत बड़ा सर्किट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मदरबोर्ड जो कि अगर आप देखोगे सीपीयू के अंदर कभी खोल के, तो सीपीयू के अंदर ये इतना बड़ा है लगा रहता है, जो कि मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण घटकों को जोड़ता है। जो ये होता है ना सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर के मेन चीजें होते हैं उन सबको यहाँ पे जोड़ा जाता है, इसके अंदर जोड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जैसे कुछ हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। एक है सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट ये क्या करता है, प्रोसेसर को जोड़ने के लिए काम करता है। तो ये वाला जो सॉकेट है ना, ये यहाँ पे ये सीपीयू सॉकेट ही है, इसके अंदर ये अभी प्रोसेसर को यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा सीपीयू सॉकेट। फिर आता है रैम स्लॉट्स। रैम स्लॉट क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी मॉड्यूल्स जो होते हैं, रैम मेमोरी वगैरह जो होती है उनको जोड़ा जाता है। तो ये जो होते हैं ना, ये रैम स्लॉट्स होते हैं, ये मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, इसमें मेमोरी को जोड़ा जाता है, ये वाले जो मेन जो स्लॉट होते हैं। फिर आता है चिपसेट। तो ये सारी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी चिपसेट्स ही हैं, ये सभी चिपसेट्स ही हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में आता है बायोस। बायोस क्या है, बायोस एक सॉफ्टवेयर है। बायोस क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की जो बूटिंग होती है ना उसको नियंत्रित करता है। ये बूटिंग होती है जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे इसकी सिस्टम की बूटिंग होती है, या फिर कभी कोई एरर आ जाती है तब भी सिस्टम की बूटिंग करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सिस्टम बूटिंग को नियंत्रित करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। फिर आता है साता या एनवीएमई कनेक्टर। ठीक है, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, जो हमारी एचडीडी हैं या एसएसडी हैं, उनके लिए काम में लिया जाता है। ये ये कौन सी होती हैं, ये जो साता होती है ना, ये वाली जो है, ये जो, ठीक है, ये साता कनेक्टर होते हैं, एनवीएम कनेक्टर होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है, हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, इनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनको कनेक्ट किया जाता है। दूसरा आता है पीसीआई स्लॉट। ठीक है, ये पीसीआई स्लॉट क्या करते हैं, जो ग्राफिक कार्ड जो होते हैं या कोई जो दूसरे कार्ड, नेटवर्क के जो कार्ड होते हैं, उन कार्ड्स को हम इसमें पीसीआई स्लॉट में जोड़ा जाता है। तो ये होते हैं हमारे जो बड़े बड़े व्हाइट कलर के दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए पीसीआई स्लॉट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीसीआई स्लॉट किस लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, पीसीआई स्लॉट किस लिए काम में लिए जाते हैं, ग्राफिक कार्ड और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ये काम में ले जाते हैं। एक होता, फिर आता है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर का तो जैसे मैंने आपको डिस्कस ही किया था, इसके साइड में यहाँ पे कहीं पे होगा पावर कनेक्टर का, जिसमें 3 पिन्स आएंगी हमारी, तो पावर कनेक्टर। तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड है ना, वो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं उन सबको इसके थ्रू जोड़ा जाता है। राइट, अब आता है कंप्यूटर बस, कि कंप्यूटर बस कौन कौन सी होती हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कंप्यूटर बस का काम क्या होता है, यह संचार प्रणाली है। वह संचार प्रणाली है जो सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने का कार्य है। डेटा ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर बसेस करती हैं। और बसेस भी यहाँ पे 3 टाइप की मेन बसेस होती हैं। मेन जो टाइप होता है 3, एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। ठीक है, डेटा बस क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफर करती हैं। एड्रेस बस क्या करती हैं, मेमोरी की जो एड्रेसिंग होती है,
मीन्स मेमोरी कहाँ पे, कोई चीज है मान लो, डेटा है मान लो, वो डेटा कहाँ जाके सेव होना है, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि इसको वहीं पे जाके सेव करना है। तो उन सबका एक अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे अगर रजिस्टर में सेव कर रहे हैं तो रजिस्टर में भी उनका एड्रेस होगा कि रजिस्टर में किस एड्रेस पे इसको सेव करना है। तो वो जो एड्रेस जो लेके जाती हैं, बताती हैं कि डेटा को कौन से एड्रेस पे सेव करना है, उनको बोलते हैं एड्रेस बसें। मीन्स मेमोरी एड्रेसिंग के लिए काम में ले जाते हैं, सिर्फ एड्रेसिंग के लिए। फिर आती है कंट्रोल बस। सीपीयू और अन्य घटकों के बीच कम्युनिकेशन, जो दो दो सीपीयू और जो अन्य जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो काम में ली जाती हैं, वो होती है हमारी कंट्रोल बसेस। तो तीनों बसें आपको पता होना चाहिए, डेटा बस डेटा के ट्रांसफर के लिए, एड्रेस बस मेमोरी एड्रेसिंग के लिए, कंट्रोल बस कम्युनिकेशन के लिए, सीपीयू एंड जो अन्य घटक है उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए। फिर कुछ अन्य प्रकार की बसेस भी होते हैं, जैसे पीसीआई, ठीक है। पीसीआई जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था, पीसीआई क्या था, पीसीआई सॉकेट था। पीसीआई सॉकेट किस लिए काम में लेते थे, जो हमारे ग्राफिक कार्ड जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए पीसीआई सॉकेट काम में लेते थे। तो पहले पीसीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पी मतलब पेरिफेरल्स, सी मतलब कंपोनेंट, इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। हाई स्पीड एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है, हाई स्पीड के लिए जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है वो होता है हमारा पीसीआई स्लॉट। तो इसी से रिलेटेड जो होता है वो हमारी पीसीआई बस होती है। देखो यहाँ पे मैंने ना एक ये कुछ डेटा बनाने के ना लाइन डायग्राम टाइप का कुछ बनाने का ट्राई किया। तो इसमें आप देखोगे, देखो जैसे ये वाली लाइन बनाई हुई है मैंने, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, पीसीआई बस। ये कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ पे जा रही है, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स कंट्रोलर। हमें पता है पीसीआई तो ग्राफिक कंट्रोलर से जुड़ा हुआ ही है, तो पीसीआई बस भी इन दोनों के बीच में है, ग्राफिक कंट्रोलर और इधर क्या है, कंट्रोल हब जो है, जो मेन जो कंट्रोल हब है, उधर उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रही है वो पीसीआई बस है। ऐसे यूएसबी बसेस भी होती हैं। यूएसबी क्या करती हैं, यूएसबी मतलब पेन ड्राइव को तो हम यूएसबी बोलते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होती हैं यूएसबी। ये क्या करती हैं, बाहरी उपकरणों के लिए काम में लिया जाता है इसको। फिर होती है साता। साता किस लिए होता है, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। हमने पीछे देखा था कि साता जो था वो किसके लिए था, रैम और उन सब के लिए था। तो ये साता बसेस भी होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर, और कुछ बसेस ये भी होती हैं 12C, एसपीआई, यार्ड, ये सब माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये काम में ली जाती हैं। लेकिन मेन जो आपको याद रखनी है वो ये 3 बसेस रखनी है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। इस लाइन डायग्राम को देखो, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चाहो तो इस लाइन डायग्राम को थोड़ा जूम करके फिर इसको आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ नई चीजें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग की कैसी लगती है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।